साथियों, आज मैं आपको लिए चलता हूँ रूस और यूक्रेन की सीमा पे। ये इसलिए दोस्तों कि तीसरा विश्व युद्ध कब होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, इस पे बहुत ज़्यादा बातें चल रही है। लेकिन दोस्तों ये तय मानिए कि अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो संभवतः वो या तो गल्फ ऑफ ताइवान में होगा, ताइवान को लेकर के होगा, जैसा कि चीन ताइवान को लेकर एग्रेसिवनेस दिखा रहा है और ताइवान को हड़पना चाह रहा है और अमेरिका इसका विरोध कर रहा है। तो वहाँ भी अमेरिका घुसा हुआ है, एक तरफ चीन है, एक तरफ अमेरिका है, बीच में ताइवान है। तो संभव है कि ताइवान को लेकर के जब टेंशन शुरू होगी तो वो पूरे विश्व पे उसका असर हो। अगर हम ताइवान को हटा दें तो दूसरा जो हॉट स्पॉट है वो यूक्रेन बन चुका है। यूक्रेन देखिए, यूक्रेन में ऐसा क्यों हुआ है तो वो आपको मैं इसलिए इस मैप के ज़रिए बताना चाहूँगा और आपको समझने में आसानी भी होगी। दोस्तों ये देखिए, ये ग्रे पार्ट जो है यूक्रेन है, यूक्रेन की राजधानी कीव ये यूक्रेन है और उसके बाद जो रसिया है, जो बॉर्डर है उसके पीछे रसिया है। और इस बॉर्डर पे जो आप देख रहे हैं, जो आप एरो का निशान देख रहे हैं, ये इस बॉर्डर पे रसिया ने अपने 94,000 सोल्जर्स को इकट्ठा किया है। इसमें 94,000 सोल्जर्स हैं। उसके बाद जो है केवल सोल्जर्स ही नहीं हैं, 1200 टैंक हैं, एयरक्राफ्ट है 330, 75 वॉरशिप है ब्लैक सी में और सबमरीन 6 हैं ब्लैक सी में। ये पूरी तैयारी यूक्रेन ने कर रखी है, रसिया ने कर रखी है। और नेटो कंट्री का कहना है, अमेरिका का कहना है कि इतनी बड़ी संख्या में जो यूक्रेन की सीमा पे रसिया ने अपनी सोल्जर, अपनी सेना को जमा किया है, इसका मतलब ये है कि रसिया इज गोइंग टू इन्वेड यूक्रेन। रसिया जनवरी के पहले सप्ताह में या जनवरी के किसी भी दिन रूस यूक्रेन पे ये करेगा, आक्रमण करेगा और यूक्रेन को जीतने का प्रयास, हड़पने का प्रयास करेगा। दोस्तों रसिया ने इसका खंडन किया है। रसिया ने साफ कहा है कि हमारे अपने क्षेत्र में हम अपने सैनिकों को कहाँ ले जाते हैं, कहाँ उसको जमा करते हैं, हम अपने वॉरशिप को कहाँ डिप्यूट करते हैं, ये मेरा जो है इंटरनल मामला है और इससे किसी भी देश को घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम किसी भी देश पर आक्रमण करने नहीं जा रहे हैं, बल्कि रसिया ने ब्लेम किया है कि ये यूक्रेन कर रहा है कि रूस की सीमा पर उसने 1.25 लाख सोल्जर जो है जमा कर दिया है और उसको नेटो कंट्री, यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज उसको मदद कर रहे हैं हमारे खिलाफ। और दोस्तों पिछले दिनों जब जो बिडेन की और रूस के राष्ट्रपति पुतिन की जब शिखर वार्ता हुई थी वर्चुअल, तो उसमें ये मुद्दा उठा था और अमेरिका ने रूस से कहा था कि अगर आप यूक्रेन पे कब्जा करेंगे तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। इसी तरह से 2 दिन पहले G7 के जो शिखर सम्मेलन जो हुआ था उद्योग को लेकर के, उसमें भी रूस को चिताया गया कि अगर ऐसा कोई दुस्साहस रूस करता है तो हम जो है उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। लेकिन अब जैसे देखिए यहाँ है G7 ने, ये स्क्रीनशॉट है जो उस पर खबर छपी थी कि G7 नेशन वॉर्न रसिया ऑफ मैसिव कॉन्सिक्वेंसेज इफ़ इट इन्वेड्स यूक्रेन। इससे पहले जो है रसिया ने कहा था कि रसिया से नॉट प्लानिंग टू अटैक यूक्रेन, एट्स प्रॉब्लम इज वेरी सिंपल। उसने कहा था कि ये रूस ऐसा कर रहा है। तो ये सारी बातें जब हो रही थी तो अब हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि यूक्रेन पे रसिया क्यों आक्रमण करना चाहता है, क्यों इन्वेड करना चाहता है और जो अमेरिका के नेतृत्व में जो नेटो कंट्री है, यूरोपियन कंट्री है, वो क्यों रूस को क्यों जो है उसका विरोध कर रहा है। तो दोस्तों ये वर्चस्व की लड़ाई है अमेरिका और रूस के बीच में। रूस जब 1991 में विखंडन हुआ था USSR का, तब रूस कमज़ोर पड़ गया था, लेकिन अब वो धीरे धीरे फिर उभर रहा है, अपनी पुराने गौरव को, पुरानी प्रतिष्ठा को वो फिर से वापस लेना चाह रहा है। और उसकी जो ये नई महत्वाकांक्षी है, कांक्षा है, उसका पहला शिकार कौन हुआ है तो रूस हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि 9वीं शताब्दी में यूक्रेन रूस के नाम से एक बहुत बड़ा साम्राज्य बना था जो सेंट्रल एशिया में और यूरोप में फैला हुआ था। लेकिन
लेकिन जो है 17वीं शताब्दी में ये जो पूरा इलाका है यूक्रेन रूस का, वो पूरा इलाका दो भागों में बट गया। एक भाग पे रूस का कब्जा हो गया, एक भाग पे उसका कब्जा हो गया। ये जो ऑस्ट्रियन साम्राज्य था उसका कब्जा हो गया। उसके बाद फिर धीरे धीरे उस पर डेवलपमेंट होते गया और 20 नवंबर 1917 को रूस ने जो है, जो वहाँ पर रूस में जारशाही थी उसका समापन हुआ, तो रूस ने यूक्रेन को एक अलग गणराज्य का दर्जा दे दिया और यूक्रेन एक अलग कंट्री, ऑटोनोमस कंट्री बना। लेकिन उसने यूएसएसआर जब तैयार हुआ, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ रसिया, तो उसका मेंबर बन गया, यूएसएसआर का संस्थापक सदस्य बन गया। फिर 1991 में जब यूएसएसआर का विखंडन हुआ, तो जैसे 15 देश अलग हुए थे, 15 देश जो अलग हुए थे उनमें लैटविया था, लिथुआनिया था, जॉर्जिया था, ये सारे देश था, मोल्दोवा था, यूक्रेन था, कजाकिस्तान था, ताजिकिस्तान था, तुर्कमेनिस्तान था। ये सारे कंट्री जब अलग हुए तो यूक्रेन भी अलग हो गया। ये बात है 1991 में यूक्रेन अलग हो गया। यूक्रेन को जो अलग किया गया वो रूस के लोगों को, रूस के खास करके जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे उनको सही नहीं लगा। वो इसलिए कि यूक्रेन और रूस के बीच पुराने ज़माने से सांस्कृतिक और और जो है बाकी सब तरह के संबंध रहे, आर्थिक संबंध रहे। और यहाँ तक जो यूक्रेन की राजधानी कीव है, ये आप देख रहे हैं, ये कीव यूक्रेन की राजधानी कीव, दिस वन, इस कीव को रूसी शहरों की माँ कहा जाता है। यानी इतने संबंध थे कि कहा जाता है कि रूस में जितने भी शहर बने बाद में वो सब कीव के देखा देखी ही बने। तो इसलिए रूस के नेशनलिस्ट लीडर्स को लगा कि यूक्रेन को अलग नहीं होना चाहिए था दोस्तों। तो इसलिए जब थोड़ा सा उसमें दम आता गया 1951 के विखंडन के बाद, तो वो यूक्रेन को कब्जाने का प्रयास शुरू हुआ। और दोस्तों ये बात है 2014 की, 2014 की बात है ये। 2014 में क्या हुआ कि रूस का एक इलाका है, रूस में, हाँ, यूक्रेन में क्या हुआ, यूक्रेन में उस समय जो वहाँ के राष्ट्रपति थे उनका नाम था विक्टर यानुकोचिव। विक्टर यानुकोचिव को रूस का समर्थक माना जाता था। तो विक्टर यानुकोचिव के समय में यूक्रेन में एक बात चली कि हम लोगों को यूरोपियन यूनियन में शामिल हो जाना चाहिए और नाटो का मेंबर बन जाना चाहिए, तो हमारी आर्थिक तरक्की होगी। तो उसका जो प्रस्ताव था, उस प्रस्ताव को विक्टर यानुकोचिव ने रद्द कर दिया। नो, आई एम नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट इन नाटो और या यूरोपियन कंट्रीज। तो जब ये इन्होंने रद्द कर दिया तो वहाँ विद्रोह हुआ यूक्रेन में। यूक्रेन की जनता ने उनके खिलाफ विद्रोह कर दिया और विद्रोह इतना तेज हुआ कि उनको भागना पड़ा, यानुकोचिव को रूस की तरफ भागना पड़ा। तो जब वो रूस की तरफ भाग गए तो रूस को मौका मिला और उसी समय उन्होंने क्रीमिया पे, ये आप देख रहे हैं रेड पोर्शन, ये क्रीमिया पर उन्होंने हमला कर दिया 2014 में। ये इस हिस्सा जो है येलो वाला, ये क्रीमिया ब्लैक सी के अंदर है। ये ब्लैक जो आप येलो पार्ट देख रहे हैं प्रायद्वीप है, क्रीमिया प्रायद्वीप। 2014 में रूस ने इसको जीत लिया, क्रीमिया को अपने कब्जे में ले लिया। जब कब्जे में ले लिया तो इसका विरोध हुआ तो रूस ने एक नौटंकी की, वहाँ पर एक जनमत संग्रह करवाया और ये दिखाया कि क्रीमिया की जनता जो है रूस का समर्थन किया है और रूस के साथ जुड़ा रहना चाहती है। तो दुनिया के देशों के विरोध का कोई असर नहीं हुआ, रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। और इधर रूस ने क्या किया, आप एक चीज़ और बता दूँ, ये यूक्रेन का जो पूरा हिस्सा देख रहे हैं, ये पूर्वी हिस्सा जो है बहुत डेवलप हिस्सा है। यहाँ उद्योग धंधे बहुत बढ़िया से स्थापित है इस हिस्से में। और एक बात और है, इस हिस्से में रशियन मूल के लोग बहुत रहते हैं। यूक्रेन की कुल आबादी लगभग 41 मिलियन है, यानी 4 करोड़ से अधिक है। उसमें लगभग 80 लाख जो हैं रशियन मूल के लोग हैं और 80 लाख में लगभग 90% जो है इसी इलाके में रशियन लोग रहते हैं। और ये इसमें क्रीमिया में, तो क्रीमिया पर कब्जा करने के बाद रूस ने क्या किया, जो उसके रशियन मूल के जो लोग थे उसका एक विद्रोही संगठन था जो यूक्रेन की राष्ट्रवादी सोच के लोग जो थे उसके खिलाफ वो लड़ते थे और यूक्रेन को रूस में मिलाने का प्रयास कर रहे थे। तो रूसी सेना की मदद से वो रूसी प्रोएक्टिव जो वहाँ विद्रोही ग्रुप था, उसने इस इलाके को, जो आप स्ट्रिप देख रहे हैं ब्लैक और येलो स्ट्रिप जो देख रहे हैं, इस इलाके को कब्जा लिया।
ये एक तरह से रशियन मूल द्वारा कब्जा किया गया इलाका है, जिसको अब रूस का ही इलाका मान सकते हैं, क्योंकि रशियन मूल के लोग रहते हैं। ये उद्योग धंधे से भरपूर है। ये 2014 की ही बात है, यानी इस पे तो रूस ने, ये जो क्रीमिया का इलाका है, इस पे तो रूस ने डायरेक्ट कब्जा कर लिया, इस पे अपने समर्थकों से कब्जा कर दिया। तो एक तरह से यूक्रेन का ये दोनों हिस्सा, इसको कहते हैं डॉनबास, डॉनबास इलाका। तो इस दोनों इलाकों को कब्जाने के बाद जब इसका रिएक्शन हुआ, तो रूस ने किसी रिएक्शन को नहीं माना, और उसका नतीजा ये हुआ कि जो उस समय रूस G8 का मेंबर हुआ करता था, ग्रुप ऑफ 8 नेशंस, जो दुनिया के सबसे अमीर देश हैं, उसमें से रूस को हटा दिया गया, और G8 जो है, G7 जो है, फिर से G7 हो गया। और नाटो और यूरोपियन कंट्री ने इस पे, रूस पे बहुत सारे आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। उसका कोई उस पर ये नहीं पड़ा, मतलब फर्क नहीं पड़ा रूस पे। अब सवाल ये है कि रूस यूक्रेन को लेकर के इतना एग्रेसिव क्यों हुआ, और क्यों नाटो जो है रूस को वहाँ जाने से बार बार रोक रहा है। तो दोस्तों, अब चलिए इस बात को समझते हैं। यूक्रेन में विवाद क्या है ये तो आप समझ गए। अब चलते हैं इस बात पे कि ये जो है आपका यूक्रेन जो है, पहले जैसा कि आप जानते हैं 9वीं शताब्दी तक अलग था, एक बहुत बड़ा गणराज्य था 11वीं शताब्दी तक, और फिर वो रूस का हिस्सा बन गया, फिर वो कुछ हिस्सा ऑस्ट्रिया का बन गया, और बाद में वो यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक का संस्थापक सदस्य बना। तो एक तरह से ये केवल यूक्रेन ही नहीं, यूक्रेन के अगल बगल में हंगरी, पोलैंड, जो भी स्टेट्स, जो भी कंट्रीज़ हैं यूरोप के, और वहाँ पे लिथुआनिया, लातविया, जो भी कंट्री हैं, आपको ये पूरा इलाका जो है, ये इलाका जो है, ये पूर्वी यूरोप है, और रूस इस पूरे इलाके को अपना प्रभाव क्षेत्र मानता है कि ये मेरा प्रभाव क्षेत्र है, ये पूरा इलाका, ये रूस मानता है कि ये मेरा इलाका है, इसमें नाटो को दखल नहीं देना चाहिए, अमेरिका को दखल नहीं देना चाहिए, यूरोपियन कंट्री को दखल नहीं देना चाहिए। लेकिन जब यूक्रेन ने नाटो में मिलने की कोशिश की, यूरोपियन यूनियन में मिलने की कोशिश की 2014 से पहले, तो रूस को लगा क्या कि ये अगर यूक्रेन नाटो का मेंबर बन जाएगा, तो अमेरिकी उसका नेतृत्व कर रहा है, तो अमेरिका जो है रूस की सीमा तक यहाँ भी पहुँच जाएगा, यानी बाल्टिक सागर में भी पहुँच जाएगा। एक उसका कारण ये था, वो नाटो को अपने नज़दीक आने से रोकने के लिए वो यूक्रेन को लेकर के एग्रेसिव हो गया। अच्छा, और दूसरा, जो क्रीमिया का जो बाल्टिक सागर का जो क्रीमिया का जो हिस्सा है, वो नेचुरल गैस रिसोर्सेज का बहुत बड़ा भंडार है, और तेल का भी, उसका कोल का भी। ये जो आपका क्रीमिया जो आप देख रहे हैं, ये क्रीमिया, इस क्रीमिया में, और ये जो बाल्टिक सागर का ये हिस्सा है, उसमें नेचुरल गैस है, कोल है, बहुत बड़ा भंडार है, रिजर्व भंडार बहुत बड़ा है। अगर ये नाटो इस इलाके में आ जाता है, यानी यूक्रेन में आ जाता है नाटो, तो निश्चित रूप से इस इलाके पर भी उसका जो है वो दखल करना चाहेगा। और दूसरी बात यह है, इतना ही नहीं, केवल कोल और नेचुरल गैस के भंडार पे उसका कब्जा नहीं हो जाएगा, बल्कि रसिया का जो रास्ता है बाल्टिक सागर का, ये जो इलाका रसिया का है, ये बाल्टिक सागर से जो वो एशिया की तरफ जाता है, तो ये रास्ता भी उसका बंद हो जाएगा। दोस्तों, ये है बात। तो इसलिए रूस चाह रहा है कि हम उसको, किसको, तो नाटो को इधर ना आने दें, ब्लैक सी में अपना प्रभुत्व ना जमाने दें। ये ब्लैक सी है, इसी रास्ते से वो देख रहे हैं, ये इस इलाके में अफ़गानिस्तान का इलाका है, मतलब एशिया की तरफ उसका रास्ता बंद हो जाएगा। तो इसलिए जो है रूस एग्रेसिव है, और यूक्रेन में नाटो के मेंबर को आने से रोकने के लिए वो लगातार प्रयास कर रहा है। और इसी क्रम में उसने अपनी सेना जो 94,000 या 92,000 जो आर्मी को जो कहते हैं, वहाँ जमा कर रखा है, और अमेरिका को और उसको कब्जा करने का प्रयास में है। हालांकि ऑफिशियली रूस ने इसका अभी तक ये सर्टिफाई नहीं किया है, पुष्टि नहीं की है कि यूक्रेन पर कब्जा करेगा। तो लेकिन कहीं ना कहीं रूस के दिमाग में है कि अगर अमेरिका और नाटो ने अपना दखल बंद नहीं किया, तो यूक्रेन को लेकर के दोनों देशों के बीच, रूस के बीच और नाटो के बीच लड़ाई होगी, और ये लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई में बदल सकती है, और हो सकता है कि तीसरे विश्व युद्ध का आगाज़ हो जाए। तो दोस्तों, ये थी यूक्रेन की कहानी, जो तनाव का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है, और दो चीज़ों को लेकर
अमेरिका यूक्रेन के माध्यम से रूस के सिरहाने जाना चाह रहा है और रूस यूक्रेन को कब्जा करके अमेरिका को अपने से दूर रखना चाह रहा है और इस कारण यूरोपीय यूनियन और नाटो के कंट्री इस विवाद में अमेरिका का साथ दे रहा है, क्योंकि उसको भी लग रहा है कि यूक्रेन को हमारे साथ होना चाहिए। तो दोस्तों, ये है पूरी कहानी। और दूसरा, एक तो नाटो के प्रभुत्व को रोकना, और दूसरा वहाँ तेल रिसोर्सेज जो है, नेचुरल गैस के रिसोर्सेज जो है, वहाँ कोल के रिसोर्सेज जो है ब्लैक सी में, क्रीमिया में, उस पे कब्जा, उसको अपने अधीन रखना, ये रूस की टेंडेंसी, ये रूस का जो है उसका अपने मतलब पॉलिसी है। इसलिए दोस्तों ये तनाव है। तो इसलिए हमने आपको मैप के जरिए समझाया, मैप में दिखा करके समझाया कि ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों। और इसको लेकर के अभी फ़िलहाल इतना ही है कि रूस मना कर रहा है कि हम कोई हमारा प्रोग्राम नहीं है, और अमेरिका और नेटो कंट्रीज जो है, यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज जो है, G7 के कंट्रीज जो है, वो बार बार उसको रूस को चेतावनी दे रहा है। अब देखना यह है कि इस लड़ाई में क्या होता है, कहाँ तक ये पहुँचता है। जैसा कि उम्मीद जताई है कि जनवरी में वो कब्जा करेगा, तो देखते हैं ऐसा क्या होता है। फिलहाल ये कहानी है, इसी को लेकर के तनाव है, और हम उम्मीद करते हैं कि आगे जो कुछ भी होगा वो विश्व में शांति की स्थापना के लिए होगा। और इसी उम्मीद के साथ मैं आप सभी का इस YouTube चैनल में अभिनंदन करता हूं। और आज के वीडियो में इतना ही। आपको अगर ये रूस और यूक्रेन को लेकर के दुनिया भर में जो तनाव है, उसको लेकर के जो कंटेंट मैंने आपको दिया है, अगर वो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए दोस्तों। थैंक यू।